ओके, सो बैंक गारंटी के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो बैंक गारंटी की अगर हम बात करें, मान लीजिए यहां पर ए पर्सन है एंड बी पर्सन है। ओके, तो ए पर्सन ने यहां पर 20 पर्सन से कुछ ना कुछ जो सामान है वो मंगवाना है। ए पर्सन ने बी पर्सन से कुछ ना कुछ जो सामान है वो यहां पर परचेज करना है। तो यहां पर ही समझ लीजिए कि ये है यहां पर बायर एंड ये है यहां पर सेलर। ओके, तो यहां पर इसने सामान परचेज करना है, लेकिन अब बी जो है उसे इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। बी को पर्सन ए के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि ये पेमेंट करेगा। तो पर्सन बी जो है इसे कहता है कि तुम गारंटी लेकर आओ बैंक की, बैंक की गारंटी लेकर आओ कि तुम मुझे पैसा पे करोगे। अब ए कहता है कि मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए कि मैं 3 महीने के बाद तुम्हें पेमेंट करूंगा, मैं 3 महीने के बाद तुम्हें पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो उसके केस में ए जो है वो अपने बैंक के पास जाता है, लेटर से बैंक XYZ है इसका बैंकर। तो यहां पर गया, इसको जाकर कहता है कि मुझे यहां पर हम दोनों का एक ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है, यानी कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट नहीं कहेंगे इसे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, रिगार्डिंग कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑलरेडी हो रखा है पर्सन बी के साथ कि मैं उससे सामान परचेज करना चाहता हूं, कितने का सामान परचेज करना चाहता हूं एंड फर्दर पेमेंट कितने टाइम बाद की जाएगी, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी तय कर रखी हैं। ठीक है, अब मुझे तुम्हारी गारंटी चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग कि अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो तुम पेमेंट करोगे। तो गारंटी यही चीज होती है। लाइकवाइज अगर हम लोन के केस में गारंटी लेते हैं अपने बोरोर से, दैट व्हाट इट मींस कि अगर बोरोर पेमेंट नहीं करेगा तो उसका गारंटर पेमेंट करेगा। ठीक है, यही केस यहां पर है। तो बैंक जो है यहां पर वो गारंटर के गारंटर बन जाएगा। अगर यहां पर सब चीजें सही है, टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो बैंक यहां पर गारंटर बन जाएगा। अब इन केस अगर बैंक ने यहां पर गारंटी दे दी है तो इसके बीच में इन तीनों का एक अग्रीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक अग्रीमेंट हो जाएगा, जहां पर XYZ बैंक जो है वो इस चीज को कहता है कि इन केस अगर ए ने डिफॉल्ट किया, यानी कि जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ऑब्लिगेशन है उसके तहत हमने एक एग्रीमेंट बना लिया कि अगर ए ने इन चीजों को नहीं माना एग्रीमेंट के हिसाब से तो मैं उन चीजों की भरपाई करूंगा। लाइकवाइज मान लीजिए मशीनरी जो परचेज करनी थी इसने वो थी 400,000 की, यानी कि 4 लाख रुपए की मशीनरी थी। ठीक है, अब यहां पर इसने बी ने मशीनरी भेज दी। अब 3 महीने बाद पेमेंट लेने की बारी आई, 3 महीने के बाद पेमेंट लेने की बारी आई तो बी ने यहां पर पेमेंट लेने के लिए कहा, लेकिन ए ने मना कर दिया। तो बी उस केस में गारंटी को क्या करेगा? इन्वॉक करेगा। दैट इज सेड टू बी इन्वोकेशन। इसे हम कहते हैं इन्वोकेशन ऑफ गारंटी। तो बी ने यहां पर गारंटी को इन्वॉक कर लिया। इन्वॉक का मतलब है कि इसने कहा कि तुमने मुझे गारंटी दी थी, अब तुम मुझे यहां पर जो पैसे हैं उसकी भरपाई करो। ठीक है, तो यहां पर XYZ बैंक को पैसे देने पड़ेंगे अगर टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से इसने डिफॉल्ट किया है। ठीक है, एंड बैंक ने उस चीज के लिए गारंटी दे रखी थी, तो यहां पर बैंक को इसका जो लॉस हुआ है उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द गारंटी। तो गारंटी इसे कहते हैं हम। ठीक है, एंड फर्दर जो गारंटी है दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सेक्शन 126 में ये मेंशन्ड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 126 में ये डिफाइंड है। इज इट क्लियर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। तो फर्दर यहां पर पार्टीज कौन कौन सी हैं? देखिए, जो यहां पर पर्सन जिसके बिहाफ पर गारंटी दी जानी है उसे हम कहते हैं एप्लीकेंट, क्योंकि यही तो गारंटी के लिए अप्लाई करेगा, तो इसे हम कहते हैं एप्लीकेंट। एंड जिस पर्सन के नेम में गारंटी दी जानी है उसे हम कहते हैं बेनिफिशियरी। उसे हम क्या कहते हैं? बेनिफिशियरी कहते हैं। ओके, फर्दर ये जो गारंटी होती है दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी टू द बैंक। बैंक के लिए क्या है? नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर है। नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर है। एंड कैसी लायबिलिटी है? दिस इज कंटीजेंट लायबिलिटी। अभी के लिए तो कोई लायबिलिटी नहीं खड़ी है, ठीक है, अभी के लिए कोई फंड्स भी नहीं दिए हैं तो नॉन फंड हो गया, लेकिन आगे जाने वाले टाइम में ये गारंटी जो है वो क्रिस्टलाइज हो सकती है, वो यहां पर क्रिस्टलाइज हो सकती है। सो इट इज द केस ओवर हियर कि क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि इवेंट हो गया, डिफॉल्ट का इवेंट हो गया। लाइकवाइज बेनिफिशियरी ने पैसे मांगे, इसने पैसे नहीं दिए तो क्रिस्टलाइज होगी गारंटी, बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो बैंक की तरफ से फंड्स जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन एक्सपोजर कैसा रहता है गारंटी के केस में? फर्दर पहले जो एक्सपोजर रहता है वो रहता है नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर, वो रहता है नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर। इज इट क्लियर? ओके, फर्दर framework of bank guarantee is based on legal concept of guarantee as contained in the Indian Contract Act section 126 of the
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो गारंटी को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन करता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, यानी कि जो कोई भी प्रॉमिस किया गया है उसको यहां पर परफॉर्म करना है। एंड अगर कोई लायबिलिटी बनती है थर्ड पार्टी के ऊपर तो उसे डिस्चार्ज भी करना है इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट होता है उसके केस में, ठीक है। देन नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग पार्टीज के बारे में हमने बात की, तो पार्टीज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो गारंटी की कौन कौन सी टाइप्स रहती हैं? इट कुड बी परफॉर्मेंस गारंटी, इट कुड बी फाइनेंशियल गारंटी, इट कुड बी डेफर्ड पेमेंट गारंटी और स्टैच्यूटरी गारंटी, और इट कुड बी स्टैच्यूटरी गारंटी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस गारंटी के बारे में। परफॉर्मेंस गारंटी बेसिकली क्या होगी? जहां पर कॉन्ट्रैक्ट है किसी परफॉर्मेंस को करने का, यानी कि ये भी तो हो सकता है ना कि आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अब उसमें आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अब आपने उन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं की अगर, तो बैंक जो है वो क्या रहेगा? उसमें लायबल रहेगा। लाइकवाइज आपको एक एग्जांपल देता हूं। पर्सन ए है यहां पर जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, एंड पर्सन बी है जिसने अपनी बिल्डिंग तैयार करवानी है, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार करके देगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन सा मटेरियल लगना है, उन सभी चीजों के रिगार्डिंग इनके बीच में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट यहां पर हो चुका है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट यहां पर हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर पर्सन बी कहता है कि मुझे गारंटी चाहिए कि तुमने जैसा कॉन्ट्रैक्ट किया है तुम उसके हिसाब से ही मुझे बिल्डिंग बना कर दोगे, तुम उसके हिसाब से ही मुझे बिल्डिंग बना कर दोगे। तो यहां पर पर्सन ए जो है वो चला जाता है अपने बैंक के पास कि उसे गारंटी चाहिए। तो बैंक यहां पर कोई ना कोई कोलेटरल तो रखेगा ना, एज सच फ्री ऑफ कॉस्ट तो यहां पर गारंटी नहीं दे देगा, कोई ना कोई कोलेटरल यानी कि प्रॉपर्टी, लिक्विड सिक्योरिटी वगैरह यहां पर रखेगा। अब इसके बेस पर यहां पर XYZ ने गारंटी दे दी, तो यहां पर ए क्या हुआ? ए इज एप्लीकेंट ओवर हेयर, ए एप्लीकेंट हुआ, बी बेनिफिशियरी हुआ। अब इसके बेस पर यानी कि इस अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर यहां पर इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, यहां पर इन्होंने गारंटी का एग्रीमेंट कर लिया कि अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो इसका डिफॉल्ट जो अगर ये करता है तो उसे पूरा मैं करूंगा, कंपनसेट मैं करूंगा, ओके। तो इन केस यहां पर कॉन्ट्रैक्ट चल गया, अगर तो सही हो गया फिर तो ठीक है, गारंटी खत्म होगी। इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसने कामकाज नहीं किया ए ने, तो बी अपनी गारंटी को इन्वॉक कर लेगा। अब देखिए इस गारंटी में कोई फाइनेंशियल लेन देन तो नहीं होता इनके बीच में, उसके रिगार्डिंग तो कोई गारंटी नहीं थी। गारंटी किस चीज के रिगार्डिंग थी कि यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी परफॉर्मेंस सही से होगी या नहीं होगी, इसके बेस पर गारंटी थी, ठीक है। दैट इज सेड टू बी परफॉर्मेंस गारंटी। इसी को हम क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस गारंटी कहते हैं। दीज गारंटीज आर इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, या फिर जो ऑब्लिगेशन रहती है कॉन्ट्रैक्ट की अगर उसको पूरा नहीं किया उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो गारंटी यहां पर इशू की जाती है, दैट इज अ परफॉर्मेंस गारंटी, दैट इज अ परफॉर्मेंस गारंटी। So in the event of the non-performance or short performance of the obligations, the bank will be called upon to make the good the monetary loss, यानी कि जो कोई भी लॉस हुआ है उसे यहां पर पूरा करना होगा, उसे यहां पर पूरा करना होगा। जैसे बिड बॉन्ड है, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स हैं, या फिर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटीज हैं, रिटेंशन मनी गारंटीज हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो मैंने आपको एसेंस समझा दिया कि किस तरह से ये गारंटी जो है उसका मीनिंग क्या रहता है, परफॉर्मेंस गारंटी का मीनिंग क्या रहता है। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल गारंटी। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल गारंटी। जो भी यहां पर लॉस हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली जो मनी वैल्यू है दैट विल बी टेकन इन केस ऑफ इन्वोकेशन, यानी कि जो भी लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने का जो भी इन्होंने तरीका अपनाया हुआ एज पर द एग्रीमेंट, उसके हिसाब से जो बैंक है उसे पेमेंट करनी होगी बेनिफिशियरी को। सो फाइनेंशियल गारंटी क्या कहती है? फाइनेंशियल गारंटी जैसे एक प्रॉमिस है, तो बेसिकली एक डायरेक्ट सब्सटीट्यूट है किसका? क्रेडिट का। इट इज अ डायरेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द क्रेडिट। अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूट क्यों कहा हमने यहां पर? लाइकवाइज मान लीजिए अगर बैंक यहां पर डायरेक्टली पर्सन ए को लोन दे देता है कि तुमने यहां पर पैसे देने या पर्सन बी को, मान लीजिए इसने कोई एसेट परचेज करना था, जैसे हमने एग्जांपल ली थी, इसने कोई मशीन परचेज करनी थी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बैंक XYZ ने इसको लोन दे दिया, ए जो है डायरेक्ट पेमेंट कर देगा एंड बाद में इंस्टॉलमेंट यहां पर पे कर दे रहेगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब जो गारंटी है वो क्या? सब्सटीट्यूट है। यहां पर डायरेक्ट लेंडिंग तो यहां पर बैंक ने नहीं की है ए को, लेकिन फिर भी बैंक का जो एक्सपोजर है वो क्रेडिट रिस्क जितना ही है।
जो एक्सपोजर है वो क्रेडिट रिस्क जितना ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर ए पेमेंट नहीं करता बी को तो उसके केस में XYZ बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। अब एक बार पेमेंट कर दी तो बैंक ने तो बाद में रिकवरी करनी है ना यहां पर ए से, ये तो है नहीं ए को छोड़ देगा कि उसके पैसे दे दिए बाद में नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर XY यहां पर अगर गारंटी को इन्वोक कर लिया गया तो XYZ को पेमेंट करनी पड़ेगी यहां पर बैंक को, ये बात खत्म होगी। अब बी के जो राइट थे, बी का जो राइट था कि ये रिकवरी कर सकता है यहां पर पर्सन ए से, वो राइट किसके पास आ गया? वो राइट आ गया यहां पर XYZ के पास। ठीक है, जिसे हम राइट ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं, जिसे हम राइट ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं। यानी कि XYZ के पास अब ये अधिकार है कि ये यहां पर रिकवरी कर सकता है एप्लीकेंट से, ये यहां पर रिकवरी कर सकता है एप्लीकेंट से। ठीक है, तो यहां पर ये भी क्या है? दिस इज द टाइप ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी। तो फाइनेंशियल गारंटी के केस में बेसिकली हुआ क्या कि ए एंड बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में क्या था कि ए ने मशीनरी परचेज करनी थी बी से, बी ने वो मशीनरी तब देनी थी अगर XYZ की गारंटी है, क्योंकि बी को ये डर था कि कहीं ए जो है वो पैसे ना दे बाद में जाकर तो वो कहां से लॉस पूरा करेगा, तो उसने यहां पर XYZ की गारंटी ले ली। तो यहां पर डायरेक्ट जो पैसे की बात हो रही है, यहां पर डायरेक्ट किसकी बात हो रही है? फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो रही है कि अगर ये अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की ऑब्लिगेशन जो है उसे फुलफिल ना कर पाया तो उसके केस में यहां पर बैंक के पास गारंटी जो है वो इन्वोक की जाएगी। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी फाइनेंशियल गारंटी। तो गारंटी जो है वो क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए देनी है, या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की रीपेमेंट के लिए देनी है, या फिर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रहती है एक्सचेंजेस के ऊपर उसके रिगार्डिंग गारंटी देनी है। सो ये सब चीजें किसमें शामिल होती है? फाइनेंशियल गारंटी में शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो क्रेडिट रिस्क रहता है दैट इज बेसिकली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, दैट इज बेसिकली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर भी लायबिलिटी तो कंटिजेंट ही है, ये भी नॉन फंड बेस्ड ही है। देखिए जो भी गारंटी रहती है, एक जेनेरिक टर्म में आपको कह रहा हूं, कोई भी जो गारंटी है दैट इज नॉन फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड का मतलब क्या है कि शुरू में तो बैंक की तरफ से कोई भी पैसा नहीं गया ना, शुरू में बैंक की तरफ से कोई भी पैसा निकलकर यहां पर बेनिफिशियरी के पास नहीं गया, ना ही एप्लीकेंट के पास गया। ठीक है, पैसा कब जाएगा निकलकर? जब यहां पर गारंटी को इन्वोक किया जाएगा, उसके केस में पैसा पे करना पड़ेगा। यानी कि नॉन फंड बेस्ड यहां पर आपकी लायबिलिटी आपका क्या रहता है? नॉन फंड बेस्ड यहां पर सिस्टम रहता है। एंड फर्दर जो एक्सपोजर है वो नॉन फंड बेस्ड है, एंड फर्दर जो आपकी लायबिलिटी है दैट इज कंटिजेंट लायबिलिटी, दैट इज कंटिजेंट लायबिलिटी। देन उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द डेफर्ड पेमेंट गारंटी। उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द डेफर्ड पेमेंट गारंटी। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही इसको मैं समझा दूंगा डेफर्ड पेमेंट गारंटी के बारे में भी। दैट इज सेड टू बी DPG। DPG यानी कि डेफर्ड पेमेंट गारंटी। अब यहां पर ना सिस्टम को समझिए, डेफिनेशन को समझिए। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड का मतलब होता है कि आपने एक ही बार में पैसा नहीं दिया, आप रुक रुक करके पैसे दे रहे हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाएंगे, इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाएंगे। एंड ऐसी जो गारंटी रहती है ये ज्यादातर बेसिकली दी जाती है कैपिटल गुड्स के केस में। कौन से केस में? कैपिटल गुड्स के केस में ऐसी जो गारंटी है ये दी जाती है। ठीक है, लाइकवाइज मान लीजिए कोई बड़ी मशीनरी परचेज की जानी है, ठीक है, या फिर और कोई सिस्टम जो है वो परचेज किया जाना है, तो उसके केस में जहां पर कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व है उसके केस में डेफर्ड पेमेंट गारंटी दी जाती है। लाइकवाइज यहां पर पर्सन ए है, यहां पर पर्सन बी है। पर्सन ए है यहां पर बायर, पर्सन बी है यहां पर सेलर। ठीक है, तो यहां पर जो बायर है उसने मशीनरी परचेज करनी है, बी ने बेचनी है मशीनरी, तो बी यहां पर रेडी है कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो लोन है वो प्रोवाइड कर देगा इसको, लेकिन इसको एक गारंटी चाहिए, किसकी? बैंक की गारंटी चाहिए। तो यहां पर बी जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज यहां पर इशू करेगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करेगा? ड्रॉ करेगा। कौन से बिल होंगे? यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे, यहां पर ड्रॉ किए जाएंगे। अगर यूसेंस का मतलब नहीं जानते हैं, यानी कि पेमेंट आज की आज नहीं करनी है, पेमेंट आपने बाद में करनी है। ठीक है, तो इसने 6 महीने के डिफरेंसेस से यहां पर यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज जो थे वो ड्रॉ कर दिए। लेट अस से कि पेमेंट जो थी वो 4 साल में की जानी थी, लेट अस से जो टोटल पेमेंट थी वो 4 साल में की जानी थी, जो टोटल अमाउंट था पेमेंट का डेट वाज 2 करोड़ रुपीस। 2 करोड़ की टोटल मशीनरी थी जो यहां पर परचेज की गई है ए के द्वारा। ठीक है, तो ए यहां पर चला गया अपने बैंक के पास कि मुझे गारंटी चाहिए, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो थे यहां पर आगे यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज आ गए यहां पर ए के पास। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम सही मानते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को यहां पर ए तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है दोज विल बी को एक्सेप्टेड।
co-accepted by the bank. Those bill of exchanges will be co-accepted by the bank. अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो थे इन्हें बैंक में भी यहां पर एक्सेप्ट कर लिया। ये बिल ऑफ एक्सचेंज वापस से चले गए किसके पास, जो सेलर था उसके पास चले गए। अब साथ ही साथ एक और कंडीशन रहती है, अब यहां पर ना कुछ डीपीजी के केस में कुछ ना कुछ टोकन मनी जो है वो पे की जाती है। टोकन मनी समझते हैं ना, यानी कि शुरू में कुछ एक पैसा पे किया जाता है। लाइकवाइज पर्सन बी कहता है कि तुम बाकी तो मुझे इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, कम से कम 15% मुझे शुरू में दे दो, यानी कि तुम 30 लाख रुपए मुझे अपफ्रंट दे दो। तो यहां पर 30 लाख रुपीस अपफ्रंट दे दिए जाएंगे, बाकी का जो 1.70 रह गया उसकी इन्होंने 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स यहां पर तय कर ली। उनकी इसने 6 मंथली यहां पर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट तय कर ली। अब जैसे ही 6 महीने का समय बीतेगा तो यहां पर जो बी है जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी जा चुके हैं, एक्सेप्टेड बाय द एप्लीकेंट एंड बैंक इटसेल्फ, बाय द एप्लीकेंट एंड बैंक इटसेल्फ। अब यहां पर बी इस बिल ऑफ एक्सचेंज को पेश कर देगा किसके ऊपर, बैंक के ऊपर। ध्यान रखिएगा डीपीजी के केस में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किसके पास प्रेजेंट किए जाएंगे, पहली बार में ही बैंक के पास प्रेजेंट किए जाएंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज लेट अस से BE1 जो है यहां पर प्रेजेंट कर दिया गया बैंक के पास। ओके, तो बैंक ने यहां पर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करना है, एक्सेप्ट तो किया हुआ ऑलरेडी, अब इसने यहां पर पेमेंट करनी है। यहां पर तो ए के अकाउंट में जो ए का अकाउंट यहां पर बैंक के पास मेंटेन्ड है, हो सकता है इसमें बैलेंस हो, या फिर यह भी हो सकता है इसमें बैलेंस ना हो। लेट अस से कि इसमें बैलेंस नहीं है, तो भी बैंक के ऊपर यह ऑब्लिगेशन है कि बैंक ने अब इसको यहां पर पेमेंट करनी है, क्योंकि बैंक ने यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज को खुद से भी एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बैंक यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज को मिलते ही पेमेंट कर देगा, पेमेंट पहले कर देगा, बाद में ए से लड़ता भिड़ता रहेगा, यहां पर रिकवरी बाद में लेगा। समझ रहे हो इस चीज को, यानी कि सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज डीपीजी के केस में किसके पास आएंगे, बैंक के पास ही आएंगे। बैंक जो है उसे पेमेंट करनी पड़ेगी, साथ के साथ बाद में वो रिकवरी यहां पर करेगा बायर के पास से। अगर यहां पर बायर जो है यानी कि एप्लीकेंट जो है वो डिफॉल्ट करता है, उसके केस में बैंक रिकवरी का प्रोसेस शुरू कर देगा, लेकिन बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन बनी रहेगी कि बैंक ने यहां पर सेलर को पेमेंट जो है हाफ ईयरली बेसिस पर करते रहना है, जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज को यहां पर प्रेजेंट किया जाएगा। इज इट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है, क्योंकि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है दीज आर को एक्सेप्टेड बाय द बैंक। ओके, एक पॉइंट हमने पढ़ा रिगार्डिंग की बिल ऑफ एक्सचेंज यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज यहां पर ड्रॉ किए जाते हैं बैंक के द्वारा एंड यहां पर एप्लीकेंट के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा टोकन मनी वाला, मार्जिन मनी वाला, यानी कि जो भी आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, डाउन पेमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में। देन फर्दर हमने पढ़ा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो प्रेजेंट किए जाएंगे बैंक के ऊपर डायरेक्टली, बैंक उसकी पेमेंट साथ की साथ करेगा, बाद में रिकवरी करता रहेगा इस चीज के रिगार्डिंग। एंड यहां पर बैंक इस तरह की जो डीपीजी होती हैं इनको कोलेटरल के साथ सिक्योर करता है, इनको कोलेटरल के साथ सिक्योर करता है, या फिर कोई काउंटर गारंटी लेता है किससे, एप्लीकेंट से, या फिर एप्लीकेंट से काउंटर गारंटी लेगा। काउंटर गारंटी मतलब इसको तो गारंटी देनी है, लेकिन इसके बदले में मान लीजिए पर्सन सी की गारंटी ले ली, पर्सन सी की गारंटी ले ली। ठीक है, तो ऐसे यहां पर बैंक्स जो है प्रोसीजर को अपनाते हुए डीपीजी को इनेक्ट करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन इट इज रिगार्डिंग द थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी पार्ट क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। दीज गारंटीज नॉर्मली कैपिटल जब अराइज होती है, जब आपने मशीनरी या फिर कैपिटल गुड्स परचेज करनी है, उस टाइम पर ये आपको गारंटी देनी पड़ती है। जो इक्विपमेंट है यहां पर परचेज किए जाने हैं, जो यहां पर इन इंडिया भी हो सकते हैं या फिर बाहर भी हो सकते हैं। एंड फर्दर मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीनरी जो है वो सप्लाई करेगा अगेंस्ट अ पेमेंट लेट अस से 10 to 15% एंड गेट्स द एक्सेप्टेड बिल, जिसे बैंक भी एक्सेप्ट करेगा एंड साथ की साथ यहां पर एप्लीकेंट तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। ओके, एंड फर्दर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसका जो डीपीजी का अप्रेजल रहता है, जैसे टर्म लोन का अप्रेजल रहता है, उसी तरह से सेम वे में डीपीजी का यहां पर अप्रेजल रहता है। यानी कि जैसे जैसे आपने टर्म लोन को अप्रेज करते हैं उसी तरह से आप डीपीजी को अप्रेज करते हैं। सिक्योरिटी यहां पर अगर बात करते हैं तो एसेट्स जो भी परचेज किए गए हैं उनके ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, कोई यहां पर कोलेटरल ली जा सकती है या फिर काउंटर गारंटी ली जा सकती है बायर से। After that, it is a statutory guarantee. What is a statutory guarantee? In which beneficiary is normally some court or some statutory authority, where the bank undertakes to meet the commitment under the law. Where the bank undertakes to meet the commitment under a law. तो एक बेनिफिशियरी जो है नॉर्मली कौन रहता है यहां पर स्टैच्यूटरी गारंटी के केस में। स्टैच्यूटरी का मतलब क्या होता है,
कानून के दायरे में गारंटी देनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज, कानून के दायरे में बैंक को गारंटी देनी पड़ेगी, यानी कि बैंक के ऊपर क्या है, एक कमिटमेंट है। किस चीज के अंडर? कानून के अंडर कमिटमेंट है कि बैंक को गारंटी देनी पड़ेगी। सो कोई कानून ही कहता है कि बैंक ने गारंटी देनी है किसी कोर्ट के लिए, किसी स्टैच्यूटरी अथॉरिटी के बिहाफ पर, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे स्टैच्यूटरी गारंटी। आफ्टर दैट इट इज सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। देखिए, बैंक गारंटी जो लायबिलिटी रहती है, एज वी डिस्कस्ड, कौन सी लायबिलिटी है? दिस इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, यानी कि साथ के साथ तो अराइज नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में यहां पर ये गारंटी जो है वो क्रिस्टलाइज हो सकती है। इसीलिए जो भी कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं, दीज आर शोन इन द फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के फुट नोट में से शो करते हैं। एंड गारंटीज गिवन फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी, से कंटिन्यूइंग गारंटी भी कहते हैं। एंड मैक्सिमम जो पीरियड रहता है बैंक गारंटी का, वो 10 साल तक का हो सकता है। ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो बैंक गारंटी का मैक्सिमम टाइम पीरियड जनरली रहता है वो 10 साल तक का हो सकता है। एंड जो लिमिटेशन पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझा देता हूं इस चीज के बारे में, लिमिटेशन के बारे में, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। सो सिंपल सी चीज समझिए कि जो भी यहां पर बैंक गारंटी का एग्रीमेंट होता है ना, जो बैंक गारंटी का एग्रीमेंट होता है, इसमें इस गारंटी का एक एक्सपायरी पीरियड होता है। इसमें एक गारंटी का क्या होता है? एक्सपायरी पीरियड होता है। तो एक्सपायरी पीरियड जैसे ही खत्म होता है, उस समय पर बैंक को क्या करना पड़ता है? एक नोटिस भेजना पड़ता है विद द एक्नॉलेजमेंट ड्यू, विद द एडी। एडी का मतलब होता है कि नोटिस उस तक पहुंच गया, उसके बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, ठीक है। एक ऐसा एडी नोटिस जो है यहां पर भेजना पड़ता है बेनिफिशियरी के पास, जिसमें क्या लिखा जाएगा? जिसमें यह चीज लिखी जाएगी कि हमारी तरफ से कोई भी क्लेम, आपकी तरफ से कोई भी क्लेम हमारे पास नहीं आया, आपकी तरफ से कोई भी क्लेम इस गारंटी के अंडर हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है, एंड इस गारंटी का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया है। काइंडली गिव अस अ वैलिड डिस्चार्ज, हमें एक वैलिड डिस्चार्ज जो है वो दिया जाए। समझ रहे हो इस चीज को? यानी कि एक्सपायरी पीरियड हो गया, मान लीजिए एक्सपायरी पीरियड रखा गया था 1 साल का, कि गारंटी जो थी 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगी। अब 1 साल के बाद जैसे ही टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, बैंक ने एक नोटिस भेज दिया यहां पर एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ बेनिफिशियरी को कि हमारे पास आपकी तरफ से कोई भी क्लेम रिसीव नहीं हुआ, यानी कि आपने कोई क्लेम रेज नहीं किया, गारंटी को इन्वोक नहीं किया आपने, ठीक है। एंड फर्दर एक्सपायरी जो है वो खत्म हो गई है, अब आप यहां पर हमारा जो गारंटी है उसे डिस्चार्ज कर दीजिए, उसे खत्म कर दीजिए, इस चीज के रिगार्डिंग यहां पर कहा जाएगा। एंड फर्दर इसे यहां पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तहत यहां पर बैंक जो है संभाल के रखेगा। अब सिंपल सी चीज, अगर इनकेस इन्वोक कर भी दिया जाता है, अगर तो इन्वोक कर दिया गया, तो बैंक ने सिंपली क्या करना है? टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट की, गारंटी के एग्रीमेंट की चेक करनी है, ना कि उन दोनों के एग्रीमेंट की चेक करनी है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ए एंड बी अगर इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके बेस पर बैंक ने गारंटी दी है, तो ये एग्रीमेंट अलग है, गारंटी वाला एग्रीमेंट अलग है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अलग है, दोनों अलग अलग चीजें, उन दोनों को मिक्स मत कीजिए, ठीक है। यानी कि ए एंड बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो अलग हो गया, जब इन्होंने गारंटी दी ये एग्रीमेंट अलग हो गया, ठीक है। यानी कि बनाया तो एग्रीमेंट ऑफ गारंटी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही है, लेकिन दोनों एग्रीमेंट अलग अलग हैं। स्पेसिफिकली दोनों जो एग्रीमेंट है वो क्या है? अलग अलग हैं। तो यहां पर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी हो जाए, बैंक ने जो यहां पर फुलफिलमेंट करनी है अपने गारंटी के एग्रीमेंट के हिसाब से करनी है, तो अगर यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो बैंक को साथ ही साथ यहां पर इन्वोकेशन के केस में यहां पर क्या करना चाहिए? यहां पर पैसा जो है वो बेनिफिशियरी को देना चाहिए, बिल्कुल डिले नहीं डालना है, क्योंकि इसके साथ बैंक की जो इमेज है वो खराब होती है। अगर बैंक डिले डालता है तो बैंक की इमेज खराब होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। सिंपल सी चीज हो गई यहां पर, ओके। अगर इन्वोक किया जाता है एंड फर्दर जब गारंटी को इन्वोक कर लिया गया, बैंक ने पैसे दे दिए, तो बैंक किसके बूट्स में आ गया? किसके शूज में आ गया? बैंक इज इन द शूज ऑफ द क्रेडिटर। बैंक जो है यहां पर क्रेडिटर के शूज में आ गया, यानी कि बेनिफिशियरी के शूज में आ गया, जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन, जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। राइट ऑफ सब्रोगेशन ये कहता है कि अब बैंक के पास पूरा का पूरा राइट है कि बैंक यहां पर रिकवरी कर सकता है, एप्लीकेंट से रिकवरी कर सकता है। ये चीज क्लियर होगी? तो दो चीज हमने पढ़ी, एक चीज हमने पढ़ी रिगार्डिंग की एक्सपायरी पीरियड, दूसरी चीज हमने पढ़ी अगर इन्वोक किया जाता है गारंटी को उसके केस में। अब जो तीसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिगार्डिंग द लिमिटेशन पीरियड।
दैट इज रिगार्डिंग द लिमिटेशन पीरियड। अब यहां पर एक्सपायरी तो हमने कह दिया कि 1 साल के बाद एक्सपायरी हो गई, लेकिन यहां पर कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दी गई थी, कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दी गई थी दैट वाज रिगार्डिंग कि इवन जब एक्सपायरी डेट भी आ गई, इवन जब एक्सपायरी डेट भी आ गई तो उसके केस में भी यहां पर जो बेनिफिशियरी है उसके पास रेमेडी रहेगी अंडर द एक्ट ऑफ लिमिटेशन। अंडर द एक्ट ऑफ लिमिटेशन यानी कि डेट ऑफ एक्सपायरी से, यानी कि डेट ऑफ एक्सपायरी से या फिर डेट ऑफ इन्वोकेशन से, जिस तारीख को इन्वॉक की गई है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी और फ्रॉम डेट ऑफ इन्वोकेशन, विच एवर इज अर्लियर, जो भी तारीख यहां पर अर्लियर होगी उस तारीख से यहां पर लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। मान लीजिए अगर गारंटी इन्वॉक ही नहीं की गई तो यहां पर डेट ऑफ एक्सपायरी से लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा, अगर इन्वॉक की गई है गारंटी तो डेट ऑफ इन्वोकेशन से शुरू होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एंड अगर तो यहां पर बात आती है कि बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट, अगर बेनिफिशियरी कौन है, गवर्नमेंट है, तो उसके केस में ये लिमिटेशन जो है वो 30 साल का होगा। लिमिटेशन कितना होगा, 30 इयर्स का होगा। एंड अगर कोई और है बेनिफिशियरी, अदर बेनिफिशियरी है, उसके केस में जो ये लिमिटेशन है वो 3 साल का होगा। वो 3 साल का कौन सी तारीख से होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी और फ्रॉम डेट ऑफ इन्वोकेशन विच एवर इज अर्लियर। इज इट क्लियर? गवर्नमेंट बेनिफिशियरी है तो 30 साल का, अगर अदर है तो उसके केस में 3 साल का। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। टेढ़ी मेढ़ी सी आपको वर्डिंग लिखकर पूछेंगे, एसेंस यही निकलेगा, एसेंस सिर्फ और सिर्फ यही होगा। सो हम यहां पर बात कर रहे थे, ये वाला पॉइंट कवर किया था। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग जो अप्रेजल रहता है डीपीजी के केस में, दैट इज बेसिकली सिमिलर टू दैट ऑफ द टर्म लोन प्रपोजल। जैसा टर्म लोन प्रपोजल के केस में आपके पास अप्रेजल रहता है, उसी तरह से डीपीजी के केस में आपको अप्रेजल करना है। ठीक है, जो डिफरेंस है टर्म लोन के केस में डीपीजी के केस में, दैट इज आउटले ऑफ फंड्स। व्हाट इज आउटले ऑफ फंड्स? देखिए डीपीजी जो है दैट इज नॉन फंड बेस्ड, ये तो गारंटी टाइप है ना, ये तो नॉन फंड बेस्ड है, जबकि जो आपके पास टर्म लोन है वो आपके पास फंड बेस्ड है। ठीक है ना, तभी उसे हम कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आउटले ऑफ फंड्स का डिफरेंस है। अदरवाइज अगर हम देखें तो यहां पर अदरवाइज बिल्कुल सेम है, जो अप्रेजल है दैट इज ऑल सेम, वो बिल्कुल सेम है। After that it is regarding bankers obligation to honor the guarantee. Bankers obligation to honor the guarantee. बिल्कुल बता देते हैं रिगार्डिंग द लिमिटेशन पीरियड का क्या होता है। लिमिटेशन पीरियड बेसिकली वो पीरियड है जिसके दौरान आप कानून का सहारा ले सकते हैं, जिस पीरियड के दौरान आप कानून का सहारा ले सकते हैं। लाइकवाइज मान लीजिए अगर XYZ बैंक जो है वो अपनी गारंटी को, मान लीजिए जो बेनिफिशियरी है इसने यहां पर गारंटी को क्या कर दिया, इन्वोक कर दिया, इसने गारंटी को यहां पर इन्वोक कर दिया, तो उसके केस में अब XYZ के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि इसने पैसे पे करने हैं, किसको, बी को। इसने यहां पर जो भी कंपनसेशन देनी है वो बी को देनी है। लेकिन अगर यहां पर ये कंपनसेशन देने से मना कर देता है तो उसके केस में बी कहां पर जाएगा, बी तो कोर्ट में जाएगा ना, और कोई चारा तो रह नहीं गया। बैंक के खिलाफ जाना है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो भी कोर्ट वहां पर ये जाएगा एंड कोर्ट अब इसे ऑर्डर देगी। लेकिन अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो गई, इन केस अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो गई तो बी जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, उसके पास कोई भी लीगल रेमेडी नहीं रहेगी। दैट इज व्हाट इज मेंट द लिमिटेशन। लिमिटेशन का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है। सो बैंकर्स ऑब्लिगेशन टू ऑनर द गारंटी, बैंक को किस केस में यहां पर जो ऑब्लिगेशन रहती है अपनी गारंटी की ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ता है। पहली चीज तो रहती है अगर एप्लीकेंट ही फेल हो गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया, उसके केस में यहां पर बैंक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज है कि अगर जो एप्लीकेंट है वो क्या है, एक कंपनी है, यानी कि बैंक ने जो गारंटी दी है वो किसी कंपनी के नाम में दी है। तो यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। लाइकवाइज कंपनी ए ने यहां पर एक एग्रीमेंट कर लिया है पर्सन XYZ के साथ, या कंपनी XYZ के साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब बैंक ABC ने यहां पर गारंटी दे दी, बैंक ABC ने क्या किया, यहां पर गारंटी दे दी है कंपनी A के बिहाफ पर XYZ को। ठीक है, अब यहां पर इन बिटवीन कंपनी A हो गई लिक्विडेट,
कंपनी ए क्या हो गई, लिक्विडेशन के प्रोसेस में आ गई, जैसे कि हमने लास्ट मॉड्यूल में पढ़ा था। तो कंपनी ए यहां पर आ गई लिक्विडेशन के प्रोसेस में। अब जब लिक्विडेशन के प्रोसेस में आ गई तो अल्टीमेटली कंपनी को तो बंद करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अब एबीसी को अपनी जिम्मेदारी फिर भी निभानी है। क्यों निभानी है उसका कारण भी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब कंपनी ए का XYZ के साथ हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम C1 कह देते हैं, ठीक है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है यहां पर हुआ है इन तीनों के बीच में, दैट इज C2, जहां पर बेसिकली जो ABC है वो XYZ को गारंटी देता है कि इन केस अगर ये कंपनी ए डिफॉल्ट करती है तो मैं उसे पूरा करूंगा। तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट है, C1 इज नॉट इक्वल टू C2, दोनों कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट हैं। तो यहां पर बैंक को अपनी ऑब्लिगेशन को निभाना होगा, चाहे कंपनी लिक्विडेट हो गई है लेकिन बैंक को अपना यहां पर फिर भी जो ऑब्लिगेशन है उसे निभाना होगा। इसी तरह से ये तो लिक्विडेशन का प्रोसेस था। एक और प्रोसेस ले लीजिए जहां पर कंपनी ए जो है वो किसी कानूनी कारण से अपने यहां पर ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाई। लाइकवाइज कंपनी ए चाहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूं लेकिन कोई कानून उसे रोक रहा है। हो सकता है स्टेट में कोई कानून बन गया नया जिसकी वजह से अब ये कंपनी ए जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रही है। यहां पर भी बैंक को इस लॉस को पूरा करना होगा, ठीक है। यानी कि लिक्विडेशन का प्रोसेस हो, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया गया उसका प्रोसेस हो, या फिर एप्लीकेंट ने अपना जो ऑब्लिगेशन थी उसको पूरा नहीं किया उसका प्रोसेस हो, तीनों केस में बैंक को अपनी गारंटी की जो ऑब्लिगेशन है उसे ऑनर करना ही होगा। ओके, देन इट इज रिगार्डिंग द व्हेन कोर्ट कैन इंटरवीन, कोर्ट बीच में कब आएगा, जो कानून है वो बीच में किस केस में आ सकता है। देखिए वैसे तो जो बैंक गारंटी है ये क्या है, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज व्हाट कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर जो कोर्ट है इंटरवीन बीच में नहीं करता है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस रहती हैं। वर्स्ट एक्सेप्शन इज इट इज रिगार्डिंग द केस ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड ही हो गया तो उसके केस में तो जो कोर्ट है उसे बीच में इंटरवीन करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है जहां पर किसी एक पार्टी को यहां पर कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, जहां पर किसी एक पार्टी को कुछ एक बेनिफिट दिया जा रहा है, यानी कि किसी भी कंसर्न्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लाइकवाइज मान लीजिए पर्सन ए है, यहां पर एप्लीकेंट XYZ बैंक है, इन दोनों की मिलीभगत हो गई, इसने अपना यहां पर रेज किया ऑब्जेक्शन, तो इन्होंने कह दिया कि ये आपकी सही नहीं बनती है, तो उसके केस में यहां पर क्या होगा, कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर सकती है। इस तरह के चीजों में जो कोर्ट है वो इंटरवीन कर सकती है। ओके, then after that it is right of subrogation, guarantors stepping into the shoes of the creditors on discharging the liability of principal borrower। यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि A एंड B का एग्रीमेंट है, XYZ ने गारंटी दी है, तो यहां पर B ने पैसे मांगे, इसने नहीं दिए, तो B ने गारंटी को इन्वोक किया, A ने पैसे दे दिए, तो अब B का कामकाज तो पूरा हो गया, B तो फ्री हो गया, अब बात रहेगी इन दोनों की। तो यहां पर XYZ को राइट मिल गए यहां पर प्रिंसिपल बोरोअर के, यानी कि जो राइट यहां पर B के पास थे वो अब यहां पर इसके पास आ गए। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ सब्रोगेशन, इसी को हम राइट ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं।